नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टेप बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे मगध साम्राज्य के बारे में जो है जानेंगे, और यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य मगध साम्राज्य की यदि बात की जाए तो आज की हमारी हो जाती है पहली क्लास। तो दोस्तों, यहाँ पे हम कल की क्लास का 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं। कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे? बौद्ध धर्म के बारे में जो है पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ टॉपिक जो है रह गए थे, जैसे स्तूप रह गए थे। और साथ ही दोस्तों, कौन कौन से राजा जो है बौद्ध धर्म को मानते थे, इनके बारे में लिख लेते हैं। और इसके बाद जो है हमारा टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट, और इसके बाद हम मगध साम्राज्य को जो है स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस कल के टॉपिक को यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो बचा हुआ कल का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों स्तूपों की, यानी स्तूप होता क्या है। तो स्तूप की यदि बात की जाए तो यह जो है महात्मा बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जिसका प्रयोग जो है महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखने में किया गया है। तो उसी को जो क्या स्तूप जो है कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? केसरिया स्तूप है, जो कि बिहार में है। बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? सांची का स्तूप है, जो कि एमपी यानी मध्य प्रदेश में है। और इसका निर्माण सम्राट अशोक ने जो है करवाया था। तो दोस्तों, अब इनको यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। कल का टॉपिक बौद्ध धर्म। तो ये कल का टॉपिक यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। कल के टॉपिक की दो दो 4 मिनट का यह हमारा बचा हुआ है। लिखते हैं दोस्तों स्तूप के बारे में। स्तूप की यदि बात की जाए तो लिखेंगे दोस्तों, यह है महात्मा बुद्ध का, यह है, अभी मैप में भी आपको दिखाऊंगा, यह महात्मा बुद्ध के समाधि स्थल समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। प्रतिनिधित्व है जिसका प्रयोग महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखने में किया जाता है। तो यह आपको किया जाता नहीं, किया गया है, याद रखें दोस्तों। यहाँ पे किया गया लिख लेते हैं ताकि ये ठीक रहेगा। किया गया है किसको? महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखने में इसका प्रयोग जो है किया गया है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम पहले आप मैप देख लेते हैं, और इसके बाद जो हम आगे के जो बाकी के पॉइंट हैं उनको लिख लेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं बौद्ध स्तूपों की। तो ये आ गया, अब हमारा मैप आ गया। एक और ले लेते हैं यहाँ पे। तो ये वाला मैप ले लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, यदि बात की जाए तो इसमें आपको ये अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। तो ये क्या है? ये जो बीच वाला भाग है इसको दोस्तों गुंबद कहा जाता है, और ये जो है ये क्या है? स्तूप है, याद रखें दोस्तों। और स्तूप किस धर्म से संबंधित होते हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है अच्छे से, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। तो स्तूप जो है दोस्तों बौद्ध धर्म से जो है संबंधित होते हैं। आप देख लेते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, और किस राज्य में कौन सा स्तूप है। तो इन सभी के बारे में देखेंगे। तो लिखते हैं दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा स्तूप, भारत का सबसे बड़ा स्तूप, भारत का सबसे बड़ा स्तूप की यदि बात की जाए केसरिया स्तूप, याद रखें दोस्तों, केसरिया स्तूप। केसरिया स्तूप की यदि बात की जाए, केसरिया स्तूप।
केसरिया स्तूप ये कहाँ पे है? बिहार में पड़ता है। कहाँ पे दोस्तों? बिहार में है केसरिया स्तूप, जो कि भारत का जो है सबसे बड़ा स्तूप है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप। काल का बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप। बौद्ध काल के सबसे पुराने स्तूप की यदि बात की जाए तो कौन सा है दोस्तों? सांची का स्तूप। सांची का स्तूप, जो सांची का स्तूप है दोस्तों, ये जो है बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। और ये कहाँ पे पड़ता है? एमपी मध्य प्रदेश में। याद रखें दोस्तों, कहाँ पे पड़ता है? एमपी में स्थित है। एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे इसका निर्माण किसने कराया था? सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक के द्वारा जो है निर्माण करवाया गया था। किसका? सांची के स्तूप का, जो कि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है। और साथ ही यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको लिखेंगे दोस्तों। यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया था? यूनेस्को में शामिल किया गया कब किया गया था? 1989 में। याद रखें दोस्तों, 1989 में जो है इसको यूनेस्को में शामिल कर लिया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अर्धगोलाकार जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? अर्धगोलाकार गुंबद प्रसिद्ध है स्तूप के लिए। अभी मैंने आपको दिखाया था कि ये जो अर्धगोलाकार है इसको गुंबद कहा जाता है। क्या दोस्तों? इसको जो है गुंबद कहा जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। लिखेंगे दोस्तों अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार गुंबद प्रसिद्ध है। अर्धगोलाकार गुंबद प्रसिद्ध है किसके लिए दोस्तों? स्तूप के लिए। किसके लिए दोस्तों? स्तूप के लिए जो है प्रसिद्ध। आप दोस्तों यहाँ पे हम आते हैं धामेत स्तूप। याद रखें दोस्तों, धामेत स्तूप, जो कि कहाँ पे? सारनाथ वाराणसी में। सारनाथ वाराणसी यूपी में। याद रखें दोस्तों, सारनाथ वाराणसी यूपी में जो है धामेत स्तूप स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों महाबोधि स्तूप के बारे में। महाबोधि स्तूप कहाँ पे स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? बोधगया बिहार में। लिखेंगे बोधगया बिहार। और बोधगया बिहार से आप समझते होंगे यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। अब आते हैं दोस्तों भरूच स्तूप। और ये भरूच स्तूप कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में। कहाँ पे दोस्तों? भरूच स्तूप मध्य प्रदेश में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। कहाँ पे? पुष्यमित्र शुंग ने। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों शांति स्तूप आप सभी को पता होगा ये कहाँ पे? ये है दोस्तों लद्दाख में। ये लद्दाख में पड़ता है शांति स्तूप। अब यहाँ पे हम बात करेंगे रामभर स्तूप। और रामभर स्तूप की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे? यूपी में, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। लिखेंगे दोस्तों जहाँ पर महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था। याद रखें दोस्तों, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जो है अंतिम संस्कार हुआ था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे 2-4 पॉइंट और रह गए हैं, इनको लिख लेते हैं, फिर एक साथ इनका रिवीजन करेंगे। अब आते हैं दोस्तों चैत्य। जो चैत्य शब्द है, बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द से क्या मतलब है? यानी प्रार्थना कक्ष को जो है बौद्ध धर्म में प्रार्थना कक्ष को क्या कहा जाता था? चैत्य कहा जाता था। क्या दोस्तों? चैत्य जो है कहा जाता था। अब यहाँ पे बात करेंगे बिहार, यानी बौद्ध विहार। आपने सुना होगा बौद्ध विहार। तो बिहार से क्या मतलब है? बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता था बिहार। बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान होता था। रहने का स्थान जो है होता था। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं
यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों बैसाख पूर्णिमा के बारे में। लिखते हैं दोस्तों बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा को जो है दोस्तों, पूर्णिमा को जो है बौद्ध धर्म में एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। लिखेंगे दोस्तों बौद्ध धर्म में एक प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में एक, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में एक प्रसिद्ध त्योहार के रूप में, त्योहार के रूप में मनाया जाता है, मनाया जाता है। याद रखें दोस्तों मनाया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक, बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक। तो कौन से शासक जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक हैं, इन सभी के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो कौन कौन से शासक जो है बौद्ध धर्म को मानते थे, जहाँ से सिर्फ क्वेश्चन बनता है उन्हीं शासकों के बारे में हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे हो गया बिंबिसार हो गया, ये बिंबिसार हो गया। पहले बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म को मानता था, लेकिन अपनी पत्नी चेल्ला के कहने पर ये जैन धर्म का अनुयायी जो है बन गया था। तो लिख लेते हैं दोस्तों हर्षवर्धन हो गया, हर्षवर्धन, जो कि वर्धन वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे प्रसेनजीत, प्रसेनजीत हो गया। और यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों कनिष्क की बात करेंगे, कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कनिष्क के बाद सम्राट अशोक। और ये सम्राट अशोक किस वंश से संबंध रखता था, मौर्य वंश से संबंध रखता था सम्राट अशोक। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं गोपाल, गोपाल की बात की जाए तो ये पाल वंश के शासक थे। याद रखें दोस्तों पाल वंश के शासक थे। और ये हमारा टॉपिक हो गया है कंप्लीट, यानी ये हमारा टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। किससे संबंधित था, बौद्ध धर्म से संबंधित था। अब इसका एक बार हम यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद जो हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे मगध साम्राज्य के बारे में। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं स्तूप। स्तूप की यदि बात की जाए तो स्तूप होता क्या है, तो यह महात्मा बुद्ध के समाधि स्थल का एक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जिसका प्रयोग जो है महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखने में किया गया है। तो ये स्तूप होते हैं, ये मैप में आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारत का जो है सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, केसरिया स्तूप, जो कि बिहार में है। ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। जबकि बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, यानी बौद्ध काल के समय की हम बात करेंगे तो बौद्ध काल का सबसे पुराना स्तूप है सांची का स्तूप। कौन सा, सांची का स्तूप, जो कि एमपी मध्य प्रदेश में। और इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक के द्वारा। किसके, सम्राट अशोक के द्वारा। और इसको जो है सांची के स्तूप को यूनेस्को में शामिल किया गया था 1989 में। कब शामिल किया गया था, 1989 में। क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छे से याद रखेंगे। साथ ही अर्धगोलाकार गुंबद प्रसिद्ध है, यानी जो अर्धगोलाकार गुंबद होता है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, सांची स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। किसके दोस्तों, स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। धामेत स्तूप की यहाँ पे हम बात करेंगे, सारनाथ वाराणसी यूपी में स्थित है धामेत स्तूप। महाबोधि स्तूप बोध गया बिहार में, जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। भारूत स्तूप की बात करेंगे तो ये मध्य प्रदेश में, जिसको पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था। शांति स्तूप लद्दाख में है। रामबन स्तूप जहाँ पर, ये यूपी में पड़ता है, जहाँ पर महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार हुआ था, तो वहाँ पर ये रामबन स्तूप। चैत्य की यदि बात की जाए तो बौद्ध धर्म में चैत्य शब्द का अर्थ है प्रार्थना कक्ष को चैत्य कहा जाता था। बिहार की बात की जाए, यानी जो बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे वह कहाँ पर रहते थे, बिहारों में जो है रहते थे। यानी बौद्ध भिक्षुओं के रहने के स्थान को जो है बिहार कहा गया। और बौद्ध मठ की यदि बात की जाए तो जहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षु बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करते थे, ध्यान करते थे, और वहाँ पर रहना खाना सब वहीं पर जो होता था, तो उनको जो है मठ कहा जाता था। ये मठों के बारे में हम पिछले क्लास में जान चुके हैं अच्छे से। बैसाख पूर्णिमा की यदि बात की जाए तो बौद्ध धर्म में जो है एक प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जो बैसाख पूर्णिमा है, इसको जो है बौद्ध धर्म में एक प्रसिद्ध त्यौहार के रूप में क्यों मनाया जाता है, तो इसके पीछे का कारण है, यानी दोस्तों महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में, तो इनका जन्म जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और साथ ही इनको जो बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। कुशीनगर में जब इनकी मृत्यु हुई थी 483 BC में,
तो भी जो है इनकी मृत्यु किस दिन हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो इसीलिए जो है वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म में पवित्र दिन जो है माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले शासक, यानी कौन कौन से शासक हुए हैं जो कि बौद्ध धर्म को मानते थे। तो बिंबिसार हुआ है, ये पहले बौद्ध धर्म का अनुयायी था, लेकिन अपनी पत्नी चेलना के कहने पर इसने बाद में जैन धर्म को अपना लिया था। हर्षवर्धन, ये आपको अच्छे से याद रखना है, जो कि वर्धन वंश का शासक है। फिर संजीत, कनिष्क कुषाण वंश का, अशोक मौर्य वंश का, गोपाल पाल वंश का। तो ये सभी शासक जो है किसके अनुयायी था? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित जो टॉपिक बचा हुआ है ये समाप्त हो चुका है। अब आते हैं दोस्तों, हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, मगध साम्राज्य। मगध के बारे में जानेंगे, मगध की लोकेशन कहाँ है, मगध इतना शक्तिशाली क्यों रहा था, इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। तो हेडिंग डालेंगे दोस्तों, मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य, ये हो गया दोस्तों मगध साम्राज्य की जो है आज की हमारी पहली क्लास हो जाती है। अब सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं। मगध में देखेंगे कहाँ पर पड़ता है मगध और कौन कौन से महाजनपद है, इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। और इसके बाद जो है मगध इतना शक्तिशाली क्यों हुआ था, इसके पीछे कौन कौन से रीजन हैं, तो इन सभी को हम अच्छे से जानने वाले हैं। तो यहाँ पे एक मैप ले लेते हैं, हम यहाँ पे एक मैप ले लिया है। तो दोस्तों इसमें आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा मगध, ये रहा मगध, कहाँ पे मगध, ये रहा। अब दोस्तों मगध की यदि बात की जाए तो मगध की वर्तमान स्थिति कहाँ पे है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में, पश्चिम बंगाल में इसकी जो है वर्तमान स्थिति है मगध की, याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य की। तो मगध जो है इतना शक्तिशाली क्यों रहा था? मगध जो है दोस्तों सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और इससे पहले काशी सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा था। काशी कहाँ पे दोस्तों? काशी भी ये रहा, काशी, यानी मगध से पहले जो है सबसे शक्तिशाली कौन था? काशी था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब जो मगध है, इस मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है कितनी शताब्दी में माना जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है माना जाता है। मगध साम्राज्य पर जो है सबसे प्राचीन साम्राज्य किसका था या शासनकाल किसका था, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे अच्छे से। तो आप दोस्तों पहले इसको समझ लेते हैं, मगध जो है, मगध साम्राज्य, ये मगध जो है इतना शक्तिशाली क्यों रहा था। मगध की यदि बात की जाए तो ये गंगा, सोन व गंडक नदियों पर स्थित है, याद रखेंगे। अब साथ ही दोस्तों जब यहाँ पर ये नदियों के किनारे स्थित था तो यहाँ पर सीधी सी बात है खेती भी अच्छी होती थी, क्योंकि यहाँ पर पानी की यानी सिंचाई की सुविधा थी। यहाँ पर जो है व्यापार अच्छा होता था, क्योंकि यहाँ नावों के द्वारा जो है व्यापार किया जाता था। और साथ ही दोस्तों मगध में लोहे के भंडार पाए गए थे। तो जो भी राजा होता था वह सभी जो है मगध पर शासन करना चाहता था। तो इसीलिए जो है मगध इतना शक्तिशाली था, क्योंकि यहाँ पर व्यापार अच्छा होता था, टैक्स अच्छा मिलता था और साथ ही लोहे के भंडार थे। तो इसीलिए जो है सभी राजा मगध पर शासन करना जो है चाहते थे। आप दोस्तों इसके ये सारे पॉइंट लिख लेते हैं और कौन कौन शासक हुए हैं जो इन्होंने मगध पर शासन किया है, इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो लिखना स्टार्ट करते हैं। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। मगध मगध सबसे सबसे शक्तिशाली शक्तिशाली महाजनपद रहा है। महाजनपद था, याद रखेंगे दोस्तों, महाजनपद था। मगध से पहले काशी महाजनपद सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मगध की वर्तमान स्थिति के बारे में। मगध की वर्तमान स्थिति, यानी जो मगध है इसकी वर्तमान स्थिति की यदि हम बात करते हैं तो कहाँ पे है दोस्तों? लिखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व वेस्ट बंगाल। तो ये जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में जो है इसकी वर्तमान स्थिति किसकी दोस्तों? मगध साम्राज्य की। किसकी दोस्तों? मगध साम्राज्य की। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है कितनी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष
मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। याद रखें दोस्तों, छठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मतलब होता है दोस्तों छठी, यानी छठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों, मगध साम्राज्य का शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था। मगध साम्राज्य, जो मगध साम्राज्य है इसका शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था। का शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था। 544 बीसी से लेकर 185 बीसी तक जो है मगध पर जो है शासनकाल जो है किया था। तो कौन कौन से शासक हुए हैं जिन्होंने किया था। अब यहाँ पे बात करेंगे सबसे प्राचीन वंश कौन था। लिखेंगे दोस्तों सबसे प्राचीन मगध पर जो है सबसे प्राचीन वंश की यदि बात की जाए बृहद्रथ वंश था। कौन सा दोस्तों, बृहद्रथ वंश था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो बृहद्रथ वंश था इसके फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे। तो लिख लेते हैं दोस्तों, इसके संस्थापक भी थे। यानी जब वंश था तो इसके कोई ना कोई तो संस्थापक होंगे यानी फाउंडर। तो कौन थे दोस्तों, बृहद्रथ थे। यानी बृहद्रथ ने जो है इस नए वंश की स्थापना की थी। तो इसीलिए जो है इसका नाम भी क्या पड़ गया था, बृहद्रथ वंश जो है पड़ गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो बृहद्रथ हैं इनका एक बेटा था। याद रखें दोस्तों, इनका एक पुत्र था जिसका नाम है जरासंध। इनका पुत्र था जिसका नाम है जरासंध। और यही जरासंध है जो कि मगध की राजधानी क्या बनाता है, मगध की राजधानी गिरिब्रज बनाई थी। याद रखेंगे क्या बनाई थी, राजधानी बनाई थी इसने गिरिब्रज। बस इनके बारे में इतना ही याद रखना है, इनसे और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते और ना ही इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलती है। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो ये हो गया सबसे प्राचीन वंश किस पर, मगध पर। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, यानी मगध पर जो है शासन करने वाले वंशों के बारे में जानेंगे। कौन कौन से वंश हैं क्रम से इनके बारे में लिख लेते हैं। मगध पर शासन करने वाले वंश, मगध पर शासन करने वाले वंश, मगध पर जो है शासन करने वाले वंश कौन कौन से हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन सबसे प्राचीन वंश की बात की जाए तो बृहद्रथ वंश था। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों हर्यक वंश है, हर्यक वंश। तो ये हो गया दोस्तों हर्यक वंश। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे फिर आएगा नंद वंश, और इसी नंद वंश का अंतिम शासक होगा धनानंद, जिसके समय जो है सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है 326 बीसी में। कब, 326 बीसी में। और धनानंद की हत्या कौन करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करेंगे, मौर्य वंश की। किसकी दोस्तों, मौर्य वंश की। फिर इसके बाद आएगा शुंग वंश, मौर्य वंश के बाद आता है शुंग वंश। कौन सा दोस्तों, शुंग वंश आएगा। और शुंग वंश के बाद हम किसके बारे में, कण्व वंश के बारे में, कण्व वंश के बारे में। और साथ ही दोस्तों फिर पढ़ेंगे शातवाहन वंश के बारे में, शातवाहन वंश के बारे में जो है पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है। मगध साम्राज्य का पहला उल्लेख, यानी जो मगध साम्राज्य है इसका पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो अथर्ववेद में। कहाँ पे दोस्तों, अथर्ववेद में जो है मिलता है। और ये आपको अथर्ववेद की यदि बात की जाए तो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में वेदों के बारे में जाना था कि कितने वेद थे। और ये अथर्ववेद जो है सबसे नया वेद है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। यहीं पर जो है मगध साम्राज्य का सबसे पहला उल्लेख जो है मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं, किसके बारे में हेडिंग डालेंगे, हर्यक वंश के बारे में। यानी पहला वंश हम स्टार्ट करने वाले हैं हर्यक वंश, हर्यक वंश। हर्यक वंश की यदि बात की जाए तो दोस्तों इसका शासनकाल जो है हर्यक वंश कब से कब तक रहा था, 544 बीसी से लेकर 412 बीसी तक। यानी पूरे हर्यक वंश का समय जो है 544 बीसी से 412 बीसी तक जो है रहा था। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके फाउंडर की, यानी संस्थापक की, कौन थे।
संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार। बिंबिसार की यदि बात की जाए तो ये जो है 544 BC से लेकर कब तक रहे थे? 492 BC तक रहे थे। तो ये जो है बिंबिसार का शासनकाल रहा था, यानी 52 वर्षों तक शासन किया था। 52 वर्षों तक शासन किया। किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। अब जो बिंबिसार हैं इनके अन्य नाम यानी अदर्स नेम की यदि बात की जाए तो इनको जो है किन अलग अलग नामों से जाना जाता है? जैसे श्रेणिक नाम से इनको जाना गया। किस नाम से दोस्तों? श्रेणिक नाम से जाना गया। और ये श्रेणिक जो है जैन साहित्य में, याद रखें दोस्तों, जैन साहित्य में जो है बिंबिसार को श्रेणिक के नाम से जाना गया है। और साथ ही दोस्तों क्षेत्रोजस की यदि बात की जाए, क्षेत्रोजस की यदि बात की जाए तो ये जो है मत्स्य पुराण में जो है बिंबिसार को क्षेत्रोजस के नाम से जो है जाना गया। और साथ ही दोस्तों ये मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है। ये मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है। और साथ ही दोस्तों मत्स्य पुराण से जो है सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और पुराणों के बारे में जो है हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं बिंबिसार ने जो है अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो दोस्तों एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं और इसके बाद जो है हम किसके बारे में, इसके बाद हम इसका रिवीजन करेंगे, अच्छे से लिखेंगे दोस्तों। बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया। विवाह संबंधों का सहारा लिया, याद रखें दोस्तों, सहारा लिया था। तो ये आपको याद रखना है। यानी बिंबिसार ने जो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो कई सारी शादियाँ की थी। तो यहाँ पे हम एक एक करके लिख लेते हैं। पहली शादी किससे की थी? तो महाकोशला से की थी। देखिए लिखेंगे दोस्तों, महाकोशला से की थी। और साथ ही दोस्तों ये कौन थी? कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, याद रखें दोस्तों। और यहाँ से जो है दोस्तों इन्होंने दहेज में काशी दिया। दहेज में जो है क्या दिया था? दहेज में काशी दिया था। यानी दहेज में जो है काशी महाजनपद जो है इनको मिला था। और साथ ही दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं दूसरी शादी की। तो दूसरी शादी देख लेते हैं। दूसरी शादी किसके साथ की थी? चेलना के साथ की थी। चेलना के साथ। ये कौन थी? लिच्छवी चेटक की पुत्री थी, याद रखें दोस्तों। लिच्छवी चेटक की पुत्र, याद रखें दोस्तों, लिच्छवी चेटक की पुत्री थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं तीसरी शादी जो है क्षेमा या खेमा से की थी। क्षेमा या खेमा, तो दोनों में से कोई सा भी लिखा मिल सकता है। तो ये कौन थी दोस्तों? मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी, याद रखें दोस्तों, राजकुमारी थी। और साथ ही दोस्तों ये मध्य प्रदेश कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में, याद रखें दोस्तों, पंजाब में पढ़ता था। कहाँ पे? पंजाब में जो है पढ़ता था। तो अब इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करेंगे इसके रिवीजन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मगध साम्राज्य की यदि बात की जाए तो मगध ये रहा। मगध मैप में आपको अच्छे से दिखाया। मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा था, क्योंकि ये इसके कारण क्या क्या थे शक्तिशाली होने के, ये भी मैंने आपको बताया है। और साथ ही दोस्तों मगध से पहले जो है काशी महाजनपद काल सबसे शक्तिशाली था। साथ ही मगध की वर्तमान स्थिति की बात करेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार में, पश्चिम बंगाल में जो है इसकी वर्तमान स्थिति है। साथ ही मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है माना जाता है। मगध साम्राज्य का शासनकाल 544 BC से
185 BC तक जो है रहेगा किसका, मगध साम्राज्य का शासनकाल। और मगध पर जो है सबसे प्राचीन वंश कौन सा था, बृहद्रथ वंश था, जिसके फाउंडर यानी संस्थापक थे बृहद्रथ। और इनका एक पुत्र होगा जिसका नाम है जरासंध। यही जरासंध है जो कि मगध की राजधानी गिरिब्रज बनाता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब मगध पर जो है शासन करने वाले वंश कौन कौन से, तो हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग है, नंद वंश है, मौर्य वंश, शुंग वंश, कणव वंश हो गया, सातवाहन वंश। तो इन सभी वंशों ने जो है क्रम से शासन किया था किस पर, मगध पर। मगध साम्राज्य का सबसे पहला उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो अथर्ववेद में जो है मगध साम्राज्य का सबसे पहला उल्लेख मिलता है या जानकारी मिलती है। अब आते हैं दोस्तों हर्यक वंश के बारे में। हर्यक वंश की यदि बात की जाए तो हर्यक वंश का शासनकाल 544 BC से 412 BC तक रहेगा। अब हर्यक वंश के संस्थापक यानी फाउंडर की यदि बात की जाए तो बिंबिसार हैं, जो कि गद्दी पर रहते हैं 544 BC से लेकर 492 BC तक, यानी 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया था। इनके आदर्श नेम की बात की जाए तो श्रेणिक। तो बिंबिसार को जो है जैन साहित्य में श्रेणिक नाम से जाना गया है। जबकि क्षेत्रोजस की बात की जाए तो मत्स्य पुराण में इनको क्षेत्रोजस कहा गया है। और ये मत्स्य पुराण जो है सबसे पुराना पुराण है जहाँ से सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जो है विवाह संबंधों का सहारा लिया था। मतलब कई सारी शादियाँ की थी इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए। तो पहली शादी की थी महाकौशला से, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। और इन्होंने जो है प्रसेनजीत ने यहाँ दहेज में काशी महाजनपद दिया था। जब इन्होंने काशी महाजनपद दिया था बिंबिसार को, तो इस समय कहा जाता है काशी की जो वार्षिक आय थी कितनी थी, 1 लाख रुपए वार्षिक इनकम आती थी यहाँ से टैक्स के रूप में। और साथ ही दूसरी शादी की थी लिच्छवी चेटक की पुत्री से। कौन दोस्तों, लिच्छवी चेटक की पुत्री से शादी की थी। और साथ ही तीसरी शादी क्षेमा या खेमा से की थी, जो कि मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी। और ये मध्य प्रदेश पंजाब में जो है पड़ता था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।